ब्रेक के बाद टेढ़ी बात के इस मंच से दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हरियाणा की राजनीति में एक जो नई उठापटक नजर आ रही है, कम से कम हुड्डा सरकार के मंत्रिमंडल में एक जोड़ा जो बड़ी डेवलपमेंट है। कैप्टन अजय यादव ऊर्जा मंत्री हरियाणा द्वारा इस्तीफा सौंप देना मुख्यमंत्री को एक बड़ी डेवलपमेंट। कैप्टन साहब, मैं आपसे समझना यह चाहूंगा कि दक्षिणी हरियाणा के विकास या वहां की अवहेलना जिस जो एक फैक्टर है आपके इस्तीफा देने में, उसको लेकर कुछ महीने पहले हमने देखा कि आपने बातें भी की 1.5-2 साल पहले, और कुछ ऐसे नेताओं के साथ मंच भी साझा किया था। राव इंद्रजीत आपके इलाके के बड़े कद्दावर कांग्रेसी नेता थे जिनकी भी पूरी पृष्ठभूमि कांग्रेसी थी, लेकिन वो बीजेपी में ज्वाइन कर गए। तो दक्षिणी हरियाणा का विकास अब कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, स्नोबॉल होता नजर आ रहा है मेरे को। आप ये मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, या मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बतौर उन नेताओं के जो चुने हुए नेता हैं, आज इन विकास के मुद्दों को सेंटर स्टेज पर लाने के क्या तरीके यही है कि पार्टियां छोड़ दी जाएं, मंत्रिमंडल छोड़ दिए जाएं? देखिए, पार्टी छोड़ने से कोई समाधान नहीं बनता। जो मेरी नीतियां हैं, जिन नीतियों पर हम विश्वास करते हैं और जिन नीतियों पे हम परसों तक चलते रहे हैं, 25 साल मुझे एमएलए हो गए, 2 साल पहले मैं एज ए वर्कर काम किया, 27 साल से मैं कांग्रेस में हूँ। आज मैं पार्टी छोड़ जाता हूँ। मैं कल तक मैं इंदिरा जी की स्टैचू हमने लगवाई, राजीव जी की स्टैचू हमने लगवाई, और आज अचानक हम पार्टी छोड़ दें केवल इस बात के लिए भी कि हमारे डिफरेंसेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी कांग्रेस थोड़ी ना है, कांग्रेस तो एक समुंदर है। और जहाँ तक सवाल है मेरा, जब मैं सिंचाई मंत्री था तो हमने O2 झील जो है सिरसा के अंदर, उसको विकसित किया। बीरपुर लेक को हमने विकसित किया। दादूपुर नलवी प्रोजेक्ट मैंने बनाकर हमने वो किया। आपकी BML हांसी बुटाना लिंक ब्रांच जो है वो हमने बनाई। और आपकी एक झील है अपना मेवात में, उसका प्रोजेक्ट हमने बना के भेजा। और सड़कों का जाल जो था उस वक्त भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बहुत सारा पैसा मैं लेके आया। आज सड़कों का हालात आप देखिए प्रदेश में कितनी खराब है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको काम करने का मौका मिला। आप जितनी प्राप्तियां बता रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि मुझे काम करने नहीं दिया गया, ये काम करने का मौका नहीं दिया गया। ऊर्जा, मैंने बोला कि एक बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, एक बहुत चैलेंजिंग पोर्टफोलियो है। फाइनेंस आपके पास रहा है, सिंचाई आपके पास रहा है, जिसको लेकर कि दक्षिणी हरियाणा में पानी लाने का तो मुद्दा था सारा, कि दक्षिणी हरियाणा में अगर पंजाब का वो हिस्सा जो कि पंजाब नहीं दे रहा, अगर उसको लिया जाए तो जो जिसके चलते कि हांसी बुटाना आपने कहा कि आपने बनवाया, तो काम करने का मौका आपको तो मिल रहा था। मौका मिला मुझे 2005 से 2009 तक। 2009 के बाद मेरे को ऐसे महकमे दिए जिसमें ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है। क्यों, आपको क्यों लगता है फर्क क्यों रहा? पहले कार्यकाल हरियाणा में हुड्डा पार्ट 1 और पार्ट 2 में इतना फर्क आपके नजरिए से? इसका जवाब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं। लेकिन आपको जो नजर आया, जिस किस्म की अवहेलना आपको 2009 के बाद नजर आई, अब ये तो वही जानते हैं। मैं तो उनसे आज कहा था, मैंने उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि आपने बिजली का महकमा मुझे दे रखा है, बिजली के महकमे में मिनिस्टर की कोई अहमियत नहीं है। फॉरेस्ट है नहीं हमारे यहाँ, एनवायरनमेंट सब चेयरमैन के पास है। तो मैं तो एज ए रबर स्टैम्प के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो जो एक आदमी को काम करने का मज़ा आता है, वो मज़ा मेरे को नहीं आया इस बार काम करने में। और जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी इस कार्यकाल में उतनी नहीं हो पाई, एंड आई वाज डिसअपॉइंटेड। आपके पोटेंशियल को टैप नहीं कर पा रही हुड्डा सरकार, या नहीं कर पाई जानबूझ के हुआ ये, या मेरा जो पोटेंशियल था उसको टैप करने में जिस प्रकार से पिछली योजना में मेरे पोटेंशियल को टैप किया, इस योजना में टैप नहीं किया। और बल्कि 2 साल तक इसमें मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। आप मेरी परफॉर्मेंस देखिए एज फाइनेंस मिनिस्टर। आप विपक्षी लोग भी कहा करते थे कि जो एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने अच्छा काम किया, मैंने इरिगेशन मिनिस्टर होने के नाते भी मैंने अच्छा काम किया। लेकिन जो 3 साल जो मैंने निकाले हैं वो मैंने बड़े अपने आप को अपमानित महसूस करके, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सफोकेशन से मैंने अपना समय निकाला। मैंने पहले ऐसी नौबत आती रही? पहले भी आपने कहा था कि 2 साल पहले भी मैं छोड़ सकता था, चाहता तो उस वक्त भी ऐसे हालात थे। 3 साल से आप सफोकेट महसूस कर रहे हैं। पहले कभी इस चीज को ज़हन में नहीं आया? लोकसभा चुनावों से पहले जब आपके बेटे को टिकट नहीं मिला, उस वक्त भी ये चीज दिमाग में आई होगी? फिर तो कहते कि मैंने अपने बेटे की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, मैं वो उसका गलत मैसेज आता। और मेरे को जब मेरे से पोर्टफोलियो लिया फाइनेंस का और इरिगेशन, मुझे एन पटेल जी ने स्वयं कहा था कि 3 महीने में हम आपसे जो ये पोर्टफोलियो ले रहे हैं रिस्टोर कर देंगे, ये टेम्पररी फेज़ है। लेकिन 3 साल तक मेरे को जो है उसी तरीके से रखा मेरे को।
अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो है अगर भेदभाव होगा, अगर अगर हमारे लड़कों जो नौजवान बच्चे हैं जो कि आज सबसे ज़्यादा जिनकी चलती है, गाँव में अगर आप जाएंगे तो यूथ ही तो आपका साथ देता है। अगर यूथ ही आपको छोड़ के चला जाएगा, उस यूथ को प्रॉपर आपको अगर आप उनको अगर नहीं दे पाएंगे तो एज ए मिनिस्टर तो उससे अच्छा है कि मिनिस्ट्री छोड़ दें। हम कहते हैं हमारी चलती नहीं भाई सरकार में, बजाय इसके कि मंत्री की कुर्सी के चिपके रहें, भाई हमारे नहीं चल रही सरकार में। लेकिन कैप्टन साहब, आपसे जैसा कि आपने शायद थोड़ा जिक्र भी किया था कि ये संभावना थी कि आपको आला कमान के सामने जाने का शायद मौका आज के संदर्भ में मिल सकता था। आपसे शायद पेशकश भी कि आप मिली आला कमान से, लेकिन आपने कहा कि नहीं, इस कदम के बाद ही कुछ होगा। क्या कारण है? आप पार्टी आला कमान से मिलकर अगर आप इतना ही बड़ा कदम उठा रहे हैं, उठा दिया आपने, तो ये काम पार्टी आला कमान को वाबस्ता कराने से, अपनी पूरी स्थिति से के बाद भी हो सकता था। आला कमान की बात कर रहा हूँ मैं, प्रदेश के लेवल की कांग्रेस की बात नहीं, आला कमान से मैं मिलता रहता हूँ। उनको मैंने कई दफ़ा इस बारे की तरफ उनका मैंने ध्यान आकर्षित किया। जब वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मुझे एक्सट्रीम ये कदम उठाना पड़ा। ये बातें मैं पहले भी उठा चुका हूँ। एंटी कमेटी के सामने भी सारी बातें हमने कही जो हमें कहनी चाहिए थी, और उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि हम उनके नेतृत्व में लड़ें, तो हमने कहा पार्टी की हमने कोई अवहेलना नहीं किया। हमने कहा ठीक है, इनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मेरे ही क्षेत्र में अगर मेरे नौजवानों को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आगे मैंने उनसे वोट भी तो लेनी है। जी, ठीक है, क्या करूं फिर मैं? बतौर एक नेता आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, और जाहिरी तौर पर आपको लोगों का जवाब भी देना। तो आगे की राह कैप्टन साहब क्या है? आगे की राह में आपने ये तो कह दिया और मैंने सुन भी लिया, दर्शकों ने भी सुन लिया कि पार्टी मजबूत होगी, पार्टी का संगठन जो बोलेगा, नेता जो बोलेंगे, काम करूंगा। पार्टी से मुझे कोई शिकवा नहीं है, सारी नाराजगी मुख्यमंत्री से और सरकार से है। लेकिन आगे की राह क्या है? आप चुनाव लड़ेंगे अपने क्षेत्र से, पार्टी के लिए खड़े हैं, पार्टी का प्रचार करेंगे। मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं, आपको उम्मीद है कि इस कदम के बाद टिकट मिलने की संभावना, जिस तरीके से आपने सार्वजनिक तौर पर अपने अपने मन के भाव रखे हैं जो कि सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, उसके बाद आपको टिकट मिलेगा? ये पार्टी ने डिसाइड करना है। मैंने कोई ऐसी कोई पार्टी के खिलाफ तो बात कही नहीं यहाँ पर। मैंने तो वही बातें कही हैं जो सही हैं। मैंने कोई बुराई तो करी नहीं मुख्यमंत्री की, ना मैंने कोई आला कमान की कोई बुराई करी है। राजनीति में जो इससे ज़्यादा कठोर क्या बयान होंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ जो आपने दिए हैं? हालांकि बहुत ही सहज स्वभाव के चलते आपने उन बातों को कह दिया, लेकिन आप समझते हैं इनके नतीजे, इनके जो असर है वो एक बड़े डिफरेंट किस्म का पड़ता है। फिर चाहे आपने कितने भी सहजता से और संजीदगी से बातें नहीं ना की हों। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुटने के लिए। टेढ़ी बात के मंच से कैप्टन अजय यादव साहब की बातचीत आप सुन पाए हैं, और सीधे इस्तीफा देने के बाद यहाँ इसी मंच से हरियाणा की जनता के रूबरू हुए हैं। उम्मीद करेंगे बातचीत आपको पसंद जरूर आई होगी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुटे रहिए। फोकस हरियाणा पर खबरों का सिलसिला जारी है।